नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का यह 10वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले की वीडियो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विकास और उसके पतन की बात की थी, तो इसके पहले के जो वीडियो हैं वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारे सीरीज के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक पे लर्न इजी नाम का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से आप हमारे जितने भी सीरीज हैं और उस सीरीज के जितने भी वीडियो हैं वो आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, जिसमें सबसे पहला है वैदिक काल। वैदिक काल को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई उसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आई। और ये जो काल था वैदिक काल, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जो वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेदों से जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। जैसा कि आगे यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिली, इस वजह से इस काल को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और साथ ही यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके पतन का जो मुख्य कारण था, इतिहासकारों ने उसका मुख्य कारण आर्यों का आक्रमण कहा। तो वैदिक काल से ये पुष्टि होती है कि जो मुख्य कारण था वो आर्यों का आक्रमण हो सकता था, क्योंकि वैदिक काल में जो सबसे प्रचलित लोग थे वो आर्य ही थे, और वैदिक काल में जो चर्चा हुई है वो आर्यों की ही हुई है। तो अब हम बात करेंगे आर्यों की कि आर्य कब आए और कहाँ आए। तो आर्यों का आगमन कहाँ हुआ? आर्यों का आगमन जो काल है उनका, उसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है कि आर्य भारत में कब आए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यू है वो है मैक्स मूलर का। जो इतिहासकार मैक्स मूलर हैं उन्होंने बताया कि आर्यों का जो आगमन काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व है। 1500 ईस्वी पूर्व में आर्य भारत आए, और ये जो इनका व्यू है ये सर्वमान्य है। इतिहासकार को, जो जितने भी इतिहासकार हैं वो इनके व्यू को मानते हैं कि आर्य जो है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आए, और मैक्स मूलर का ये कथन बिल्कुल पुष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। जो आर्य हैं उनकी कई शाखाएं भारत में आई। इतिहासकार जैकोबी ने बताया कि आर्यों की कई शाखाएं भारत में आई। इन कई शाखाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी, इनकी शाखाओं को कबीला भी कहा जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला था वह भरत कबीला था। अब ये भरत कबीला जो है ये वही भरत कबीला है जो एक युद्ध का नाम आता है दशारग युद्ध। यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन ऋग्वेद में एक युद्ध है दशारग युद्ध। उस युद्ध में इस भरत कबीले का नाम आया था, जिसमें एक तरफ भरत कबीला था और दूसरे तरफ 10 राजाओं का एक समूह था, जिसमें भरत कबीले की विजय हुई थी और जो 10 राजाओं का समूह था वो हार गया था। इस वजह से ये कबीला बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला था वो भरत कबीला था। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत है वो, उनका आगमन भारत में कब हुआ है। जो कबीला था इनका आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से कुछ पहले हुआ। इस वजह से जो भारत में आर्यों का आगमन है उसकी पुष्टि 1500 ईस्वी के आसपास हो जाती है। अगला है, इन्होंने सबसे पहले भारत में कहाँ बसना शुरू किया। जो आर्य थे वो 1500 ईस्वी पूर्व में आए तो थे, लेकिन उन्होंने बसना कब शुरू किया? उन्होंने सबसे पहले अपनी जो बस्तियां बनाई वो सप्त सैंधो प्रदेश में बनाई। भारत में उन्होंने सबसे पहले सप्त सैंधो प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ पर आए और वे कहाँ पर बसे। तो आर्य जो हैं वो सबसे पहले सप्त सैंधो प्रदेश में आए और वहीं पर उन्होंने बसना प्रारंभ किया। और उनका आगमन काल, जो उनका आगमन काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व है। 1500 ईस्वी पूर्व है। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कबीले के रूप में संगठित था। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो समाज था
वो कबीले के रूप में संगठित था। कबीले को जन कहा जाता था। जो ऋग्वैदिक काल में जो कबीले थे उन कबीलों को जन कहा जाता था। जन का जो मुखिया होता था उसे राजन कहा जाता था। जन का प्रशासन कबीले का मुखिया करता था जिसे राजन कहा जाता था। तो राजन जो था वो कबीले का मुखिया होता था। उसके अलावा अब बात करते हैं अगर ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन था उस प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या ग्रह थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वह क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या ग्रह थी। अगली बात करते हैं तो जो कुल था, कुल से जो ऊपर की जो इकाई थी वो विष कहलाती थी। कुल से ऊपर विष होता था और जो सबसे छोटी इकाई थी वो हमारी कुल ही थी। अब बात करते कुल। जो कुल था, कुल का मुखिया कौन होता था? कुल का मुखिया कुलप होता था। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यही पूछते हैं कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, उसका मुखिया कौन होता था, सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो जन था उसका मुखिया राजन था और सबसे छोटी इकाई कुल थी, कुल का मुखिया कुलप होता था। उसके अलावा एक और शासन की प्रणाली थी, इसे ग्राम कहते थे, जो कि विष से ऊपर होती थी। विष से ऊपर ग्राम था और ग्राम का जो शासन था वह ग्रामणी देखता था। ग्राम का शासन कौन देखता था? ग्राम का शासन ग्रामणी देखता था। अब बात करते हैं धर्म की। वैदिक सभ्यता में जो धर्म था वो कैसा था, किस तरह का धर्म वहाँ पर प्रकाश में आया। जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में जो देवता थे उसमें पुरुष भाव की प्रधानता थी। वैदिक सभ्यता में देवताओं में पुरुष भाव की प्रधानता थी। जो देवता थे उनमें ज़्यादातर पुरुष प्रधान देवता थे, पुरुषों की पूजा होती थी। पुरुष देवता जो थे उनकी पूजा वैदिक सभ्यता में होती थी। अब जो देवता थे उनमें कुछ देवता की जो पूजा थी मानव रूप में होती थी और कुछ देवता ऐसे थे जिनकी पशुओं के रूप में पूजा की जाती थी। जैसा कि अब यहाँ बताया गया है, इंद्र की तुलना वृषभ या बैल के रूप में की जाती थी। जो वृषभ थे, बैल थे, उनको इंद्र का रूप माना जाता था और इंद्र के रूप में बैल की पूजा की जाती थी। उसके अलावा जो सूर्य थे, सूर्य की तुलना अश्व के रूप में की गई है। तो जैसा कि ऊपर बताया गया कि वैसे तो अधिकांश देवताओं की आराधना मानव के रूप में होती थी, लेकिन कुछ देवता ऐसे थे जिनको पशुओं के रूप में पूजा जाता था। तो अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र की तुलना किस पशु से की गई है या किस पशु के रूप में इंद्र की पूजा की जाती थी। तो इंद्र की जो पूजा थी वो बैल के रूप में की जाती थी और सूर्य की जो पूजा थी वह अश्व के रूप में की जाती थी। उसके अलावा ऋग्वैदिक काल में लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास लोग ऋग्वैदिक काल में रखते थे। उन्हें भरोसा था या उनके व्यू ये थे कि लोगों का पुनर्जन्म होता है। तो ऋग्वैदिक आर्य पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ऋग्वैदिक काल में कहीं भी यज्ञ कार्य संपन्न कराने के लिए मनुष्य की बलि का जिक्र नहीं होता है। ऋग्वैदिक काल में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे ये संभव हो सके कि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कार्य कराने के लिए बलि का प्रयोग होता था। तो ऐसे कोई जो प्रूफ है वो नहीं मिले हैं। इस कारण से ऋग्वैदिक काल में मनुष्य की बलि का जिक्र नहीं होता है कि उस समय मनुष्य की बलि दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में स्थायी बस्ती, लिखने पढ़ने की कला तथा स्थापत्य के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। ऋग्वैदिक काल में स्थायी बस्तियां नहीं थीं। और यहाँ पर एक चीज़ और बता सकते हैं यहाँ पर कि जो ऋग्वैदिक काल था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो
ऋग्वैदिक में जो सभ्यता थी, या इसे वैदिक सभ्यता बोल सकते हैं, वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर स्थायी बस्ती, लिखने पढ़ने की कला और स्थापत्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल किस काल को कहते हैं? ऐसा काल जिसमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, ऋग्वेद को हटा करके जितने भी वेदों की रचना हुई है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना जिस काल में हुई है उस काल को ही उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और इसकी जो समयावधि है वह है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल प्रकाश में था। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की विशेषता के बारे में। उत्तर वैदिक काल में लोहे के हथियारों के प्रमाण मिले हैं। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे के हथियारों के प्रयोग करते थे। अब ये जो हथियार मिले हैं लोहे के, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो लोहे के हथियार हैं वे सिर्फ और सिर्फ अतरंजी खेड़ा से ही प्राप्त हुए हैं। अभी तक जितनी भी खुदाइयाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ भी खुदाई की गई है, वहाँ पर सिर्फ अतरंजी खेड़ा से ही लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त हुई है, वो है कृषि से संबंधित लौह उपकरण। कृषि से संबंधित लौह उपकरण भी अतरंजी खेड़ा से ही प्राप्त हुए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे के जो साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोहे के जो साक्ष्य हैं वह अतरंजी खेड़ा से ही प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा जो कृषि से संबंधित लौह उपकरण हैं वो भी अतरंजी खेड़ा से ही प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल जो था वो कहाँ पर फला फूला। उत्तर वैदिक काल के सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश उत्तर वैदिक काल सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र था। उत्तर वैदिक काल में सबसे विकसित राज्य था वह पंचाल था। जो पंचाल था वह उत्तर वैदिक काल का सबसे विकसित राज्य था। और इस राज्य की चर्चा, क्योंकि सबसे विकसित था, इस राज्य की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो सबसे विकसित राज्य था वह कौन सा था। कई राज्य थे लेकिन उसमें से जो पंचाल था वह सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में था। उत्तर वैदिक काल में जो शासन था उसका आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। जो शासन था वह राजतंत्र पे चलता था। जो राजा था वह उत्तर वैदिक काल में शासन का आधार था। इसके अलावा इसी काल में, उत्तर वैदिक काल में जो ऐतरेय ब्राह्मण था, जैसा कि बताया कि जो ब्राह्मणों की रचना हुई है वह उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। तो इसमें से एक ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। जहाँ से राजा की उत्पत्ति हुई, जो राजतंत्र है उसका जो विकास हुआ वह कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले राजा की उत्पत्ति ऐतरेय ब्राह्मण में हुई, ऐसा प्रमाण मिलता है। और जो राजतंत्र था वह उत्तर वैदिक काल से प्रकाश में आया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पर्पज से कि जो राजतंत्र था उसका विकास कहाँ से हुआ। तो जो राजतंत्र था उसका विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। और इसके प्रमाण कहाँ से मिले? जो राजतंत्र है इसका प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र का उजागर हुआ, राजतंत्र जो है प्रकाश में आया और इसकी जो पुष्टि है वह ऐतरेय ब्राह्मण से होती है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में जो कर की व्यवस्था थी, जो टैक्स होता था वो किस रूप में ले जाता था? उत्तर वैदिक काल में कर के रूप में आय का 16वां भाग लिया जाता था। आय का 16वां भाग, जो भी आय होती थी उसका 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस आदि का पालन होता था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन होने लगा था। गाय, बैल, घोड़ा, हाथी और भैंस जो है
ये मुख्यतः पाले जाते थे। लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इन पशुओं का पालन करते थे, जिसमें बैल और घोड़ा कृषि के लिए यूज होते थे, हाथी और भैंस जो है ये परिवहन के लिए यूज किए जाते थे, जबकि जो गाय थी और भैंस थी ये दुग्ध पालन के लिए किया जाता था। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था, जो सबसे महत्वपूर्ण पालतू पशु था, वह गाय थी। जो गाय थी वह सबसे महत्वपूर्ण पालतू पशु थी। साथियों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वैदिक और उत्तर वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी और जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण था, सिर्फ उतना ही इस वीडियो में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे सभी वीडियो बहुत आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे लर्न ईजी ग्रुप, जो कि फेसबुक पे है, लर्न ईजी नाम से ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन करके हमारे सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इसको प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से लर्न ईजी ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।